और इसी बीच में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दे दिया गया है इस्तीफा। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। अभी सिर्फ जानकारी इतनी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और ये किन कारणों से रहा, क्या वजह रही है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अभी जानकारी यही मिल रही है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति जिनकी तरफ से इस्तीफे की खबर आ रही है और ये राष्ट्रपति को उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सुरक्षा कारणों से टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, यानी कि जो उनको परामर्श दिया गया है उनके स्वास्थ्य संबंधी, जिसकी वजह से वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद से इफेक्टिव इमीडिएटली। आर्टिकल 67A संविधान का जो इस बात की उन्हें इजाजत देता है और इसके साथ ही उन्होंने आभार व्यक्त किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो उनको उसका साथ मिला और किस तरीके से कार्य में उनके साथ एक समन्वय बना रहा, एक बेहतर रिश्ता कार्य में बना रहा, उसकी उन्होंने बात की उनके इस कार्यकाल के दौरान। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके सहयोग का, उनके सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया है जगदीप धनखड़ ने। किस तरीके से इस दौरान उन्होंने इन सब से बहुत कुछ सीखा है, साथ ही जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है उसका भी जिक्र किया है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और उन्होंने ये बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से वो अपने इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और क्या जानकारी उनकी तरफ से इस लेटर में दी गई है, जरा तफसील से बताएं। देखिए, उन्होंने ये बताया जिस तरीके से कि उन्होंने न्याय तरीके से काम किया राज्यसभा की कुर्सी पे, जब उनको इतना बड़ा दायित्व दिया गया तो उन्होंने इसको एकदम ईमानदारी से निभाया। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते, क्योंकि लगातार उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ट्रैवल हुआ करता है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे कारण बताते हुए ये कहा कि मैं फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, जगदीप धनखड़ के बात करने का तरीका बहुत अलग अंदाज का हुआ करता था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब कुर्सी पर बैठते थे तो जाहिर तौर पे उनके बात के अंदाज से वहां पर सब मुस्कुराते थे, ठहाके लगाते थे, लेकिन अगर बात लॉजिक की हो तो बहुत कुछ निकल कर आता था। अब अभी ये शुरुआती सूचना सिर्फ इतनी आई है, अभी तक उनका इस्तीफा सामने नहीं आया है कि उन्होंने क्या क्या हवाला दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही बात आई है कि उनका इस्तीफा हुआ और स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका इस्तीफा दे दिया गया। देखिए, उनका कार्यकाल अभी काफी लंबे समय का बाकी था, लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय का कार्यकाल उनका बाकी था और ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आपको याद होगा इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। ममता बनर्जी को के साथ भी उनका काफी सारा जब बयानबाजी में भी आए थे और राजस्थान से आते हैं जगदीप धनखड़, वकील हुआ करते थे और उसके बाद राजनीतिक सफर आगे बढ़ा। इनके जो भाई हैं वो कांग्रेस में हुआ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने वकालत आगे बढ़ाई, जीवन में आगे बढ़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और आपको बता दें कि अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको मिलवाया था। उसके बाद वो गवर्नर बने थे बंगाल में और फिर उनके काम की क्षमताओं को देखते हुए, उनके वाक चातुर्य को देखते हुए उनको बनाया गया था उपराष्ट्रपति। जाट समुदाय से आते हैं, अपने आप को हमेशा से किसान कहते थे, किसान का बेटा मानते थे, कई बार सुर्खियों में रहते थे। आपको याद होगा कि कैसे जया बच्चन के बाद भी जब संसद के अंदर सुर्खियों में रहते, उनकी हर बात में कहीं न कहीं ऐसा नजर आता था कि वो खबर बन जाती थी। और अब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, जबकि आज हम पार्लियामेंट में शाम तक जब मौजूद थे तब तक इस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आज की कार्रवाई रही काफी ज्यादा खींचतान रही, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर कहा कि किस तरीके से टेररिस्ट मारे नहीं गए हैं और कैसे जगदीप धनखड़ के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा है और ये कहा है, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस जो उनको दी गई है, मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद से इमीडिएट इफेक्ट इस्तीफा देता हूँ।
उन्होंने आर्टिकल के लिए भी कहा कि 67A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके हवाले से मैं इस्तीफा दे सकता हूं। उन्होंने डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड ऑनरेबल। मैं जरा एक बार अदिति इसी लेटर को मैं जरा आपके पास लौट रही हूं और इसी लेटर को, क्योंकि धनखड़ ने जहां पर राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी है, ये लेटर है जो उनकी तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है। और इसके साथ ही इसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। वो क्या लिखते हैं राष्ट्रपति को कि जो चिकित्सीय सलाह है उसका पालन करते हुए, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, संविधान के अनुच्छेद 67A के हवाले से, उसके अंतर्गत। और साथ ही वो नीचे ये भी लिखते हैं कि मैं महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जो जिनकी तरफ से उन्हें जो समर्थन मिला है और इसके साथ ही कार्यकाल के दौरान जो उनके साथ उनके मधुर संबंध बने हैं और वो काफी सराहनीय रहे हैं, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके साथ ही जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री का सहयोग और किस तरीके से उनका समर्थन अमूल्य रहा है और इस वक्त उन्होंने जो कुछ भी अपने इस कार्यकाल के दौरान सीखा है, शुरुआत के इन 3 पैराज में इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं, द वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वुड एवर बी चेरिश्ड एट एंड एम्बेडेड इन माय मेमोरी। मुझे उन वो यादों में, स्मृति में हमेशा मैं उनको संजोए रखूंगा। जो स्नेह, विश्वास और अपनापन इन सभी से मुझे मिला है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और साथ ही वो नीचे लिखते हैं, आई एम डीपली थैंकफुल फॉर ऑल द इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स आई हैव गेन्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट इन आवर ग्रेट डेमोक्रेसी। यानी कि जो सभी मैं भारत के इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो मुझे हासिल हुआ है अनुभव, और इसका मैं अत्यंत आभारी रहूंगा। और गौरव और संतोष की यह बात रही है कि मैंने भारत के आर्थिक प्रगति को और जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसको साक्षात देखा है, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इट हैज बीन अ प्रिविलेज एंड सैटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड पार्टेक इन इंडियाज रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस सिग्निफिकेंट पीरियड सर्विंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा। यानी जिस तरीके से भारत बदला है, जो ये सब कुछ जगदीप धनखड़ ने देखा है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और ये है उनकी तरफ से दिया गया इस्तीफा, जो कि उन्होंने सौंप दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और अदिति, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि बल्कि आज ही उनकी तरफ से शपथ भी ग्रहण कराई गई थी और कहीं ना कहीं अचानक से आया हुआ उनका इस्तीफा हमारे सामने है। और क्योंकि आप तो लगातार पार्लियामेंट कवर भी करती रहती हैं, स्वास्थ्य कारण उनकी तरफ से अभी फिलहाल बताए गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी इस लेटर से रिफ्लेक्ट होता है कि बदलते भारत को देखना उनके लिए एक बहुत अभूतपूर्व एहसास और एक एक्सपीरियंस के तौर पर हमेशा रहेगा उनकी जहन में, उनकी यादों में। आदित्य, आप हैं मेरे साथ? अनिला जी इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, अभी अभी खबर आई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दिए गए इस्तीफे की। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया अनिला जी इस पर मैं लेना चाहूंगी। जगदीप धनखड़ जी एक बेहद सफल उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और उनके कारण है, हमें भी मालूम है कि हेल्थ इश्यूज थे उनके साथ और उनका ये एक पर्सनल डिसीजन है। उनको लगा कि भाई नहीं, मुझे अब रिजाइन करना चाहिए और अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है तो उनकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि उनका वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसको सब लोग मिस करेंगे। एक बहुत ही हम्बल सिंपल बैकग्राउंड से वो आए और ऊंचाइयों को छुआ और अब देखते हैं आगे चीजें किस प्रकार से अनफोल्ड होती है। अनिला जी, ऑन अ लाइटर नोट, उनके साथ की कोई कॉन्वर्सेशन जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है उसका जिक्र इन केस किया हो, अगर उसे आप साझा करना चाहें तो? उनकी एक नहीं, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। और आप सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जब वो पश्चिमी बंगाल के गवर्नर थे, आप सबका याद करिए कि वहाँ पे रहते और ममता दीदी की सरकार ने उनको कितना परेशान किया, परंतु उन्होंने कभी भी अपना संयम नहीं खोया। और फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से हाउस को चलाया, कोई किसी ने कुछ भी कहा हो, परंतु हाउस में किस प्रकार से एक हार्मनी को रखना है, सबको मौका देना है, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके उनका टेन्योर हमेशा याद रखा जाएगा।
एब्सोल्युटली मैम। अनिला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। तो देखिए एक्सपर्ट जगदीप धनखड़ की तरफ से जानकारी दी गई, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और साथ ही स्वास्थ्य का हवाला उपराष्ट्रपति की तरफ से दिया गया और उनकी तरफ से इस्तीफा सामने आया है। लगातार कई जिम्मेदारियों को वो संभालते रहे, जहां पर लोकसभा सांसद के तौर पर 1979 और 91 से लेकर जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से वो चुने गए थे और साथ ही केंद्रीय मंत्री की भूमिका चंद्रशेखर सरकार में उन्होंने, जहां पर संसदीय मामलों में MOS की भूमिका निभाई है उन्होंने। फिर राजस्थान विधानसभा में 1993 से 98 तक किशनगढ़ से वो विधायक चुने गए और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 2019 से 22 के बीच में रहे हैं और ये उन्होंने 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर सभापति, जिस तरीके से उनकी तरफ से जिम्मेदारी संभाली गई। हाल ही में उनकी तरफ से भाषाई एकता पर भी जोर दिया गया। आपको याद होगा किस तरीके से जहां पर मराठी भाषा का मुद्दा बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया, उससे पहले तमिल और हिंदी को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी उसका भी जिक्र उन्होंने किया और भाषाई एकता पर उनकी तरफ से जोर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना सौभाग्य का विषय उन्होंने बताया और साथ ही CBI निदेशक नियुक्ति के मामले में भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उनके सामने ही भारत की तरफ से ये एक्शन देखने को मिला था पाकिस्तान को लेकर, जिसके बाद भी उन्होंने कहा था कि ये बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता का संकेत भारत का है। और साथ ही रिसेंटली उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए भी सुना गया था। ऐसे बहुत सारे अभी उनके रीसेंट बयान हमें देखने को मिले अभी कुछ ही समय में और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन और उनके सहयोग को अमूल्य बताते हुए काफ़ी तारीफ धनखड़ जी की तरफ से की गई है और उनकी तरफ से ये इस्तीफा दे दिया गया है। अदिति, एक बार फिर से मैं वापस लौटती हूँ और अभी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ी थी। कहीं ना कहीं वो भी उन लाइटर मोमेंट्स का जिक्र कर रही थी, जो चाहे कितना भी हंगामेदार होता रहे सत्र, लेकिन उस बीच में जगदीप धनखड़ का हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कह देना जाहिर है कि उसको हर कोई मिस करने वाला है। और मैं रिसेंटली उनके कुछ ऐसे बयानों का भी जिक्र कर रही थी, बहुत ही खुलकर बोलने वाले। और आपको याद होगा जब कॉन्क्लेव में भी अदिति पहुंचे थे जगदीप धनखड़ भारत 24 के, उस वक्त भी हर एक मुद्दे पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। बिल्कुल, हर बार वो बात एक तो बहुत सफाई से रखते थे, खुलकर अपनी बात रखते थे। आप याद है जब भारत 24 के कॉन्क्लेव में आए थे तब भी उन्होंने नए भारत का जिक्र किया था। लेकिन पूर्णिमा, यहाँ सबसे बड़ी बात, जो सवाल सबसे बड़ा उठता है, आप देखिए अगर हेल्थ कारण थे तो वो संसद सत्र शुरू होने से पहले भी हेल्थ कारण रहे होंगे, वो इस्तीफा पहले भी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, इसलिए कि सत्र चल रहा है, सत्र का पहला दिन है और 21 सिटिंग्स हैं इस सत्र की। ऐसे में राज्यसभा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं नंबर गेम और ज्यादा टेक्निकल होता है। 7 बड़े विधेयक लाने की बात है। उससे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो सोनिया गांधी ले लीजिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे ले लीजिए, तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो आपको राज्यसभा में मिलेंगे। जगदीप धनखड़ बखूबी इन सब चीजों को हैंडल किया करते थे। और अब आप देखिए कि जो पहला दिन हुआ सत्र का, उस सत्र के पहले दिन आपने जो इस्तीफा हुआ है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कल सुबह से ये किसी को जाहिर तौर पे काम दिया जाएगा, फिलहाल एडिशनल काम, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है, इसको उस पर चुनाव किया जाता है। तो अभी उनकी तमाम बातों को याद किया जाएगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। उनके जो लाइटर मोमेंट जैसे वो बात करते थे, हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर बात कर चुके हैं और इसके बाद भी ऑपोजिशन स्ट्रैटेजी, और कई बार उनकी जिस तरह की इंग्लिश का जो वो इस्तेमाल करते थे तो बहुत ही डेकोरम वाली लैंग्वेज होती थी, बहुत मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग होती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, स्पीकर का रेजिग्नेशन पर डिप्टी चेयरमैन या प्रेसिडेंट को इंटरिम चेयरमैनशिप लेनी पड़ सकती है, ऐसा होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको स्पीकर का रेजिग्नेशन होने पर राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में डिप्टी चेयरमैन या प्रेसिडेंट को इंटरिम चेयरमैनशिप लेनी पड़ती है। ये पद बहुत खास होता है। इसके साथ साथ आप देखें कि राजस्थान से आते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये एक जाहिर तौर पे एक नया नैरेटिव, इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। अभी आप देखिए कि जस्टिस जो अभी महाभियोग के जिक्र जो है वर्मा का, जिसमें लोकसभा में आज हमने देखा किस तरीके से आज तमाम तरीके की चर्चाएं हुई,
तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के लिए एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि तबीयत खराब थी तो सत्र से पहले भी वो इस्तीफा दे सकते थे या अगली 21 सिटिंग और करने के बाद वो इस्तीफा दे सकते थे। तो अब ये चर्चाएं तेज हो जाएंगी कि क्या वजह रहा कि सत्र के बीच में उनका इस्तीफा हुआ। बिल्कुल अदिति, और अभी मार्च के महीने में ही दिल की तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भी एडमिट हुए थे वो। हालांकि उसके बाद उन्हें पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी गई थी और तब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी और जो बाकी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। उमेश जी इसी बीच में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अचानक से आए उपराष्ट्रपति के इस फैसले को एक आप कैसे समझते हैं, और दूसरा संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है कि अगर अचानक से वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दें जिसमें क्लियर ये लिखा हो इफेक्टिव इमीडिएटली? देखिए, इसमें तो संवैधानिक व्यवस्था ये है कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो उनको चार्ज दिया जाएगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से यही होता है, अतीत में भी ऐसा हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं RS गवई जी, उनको उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का चार्ज दिया जा सकता है। और चूंकि भारत में अमेरिका की तरह संविधान नहीं है तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर ऐसा ही होता तो ये इनका कार्यकाल 25 अगस्त 2027 तक था, तो बाकी कार्यकाल के लिए नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता बल्कि प्रोटोकॉल में जो व्यक्ति आता है उसको दिया जाता है। लेकिन भारत में अब नए चुनाव 6 महीने के अंदर कराना अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो जरूरी होगा। जी सर, लेकिन अभी तक शायद इस तरीके से बीच में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा नहीं सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकाल के बीच में और ये किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी एक ये बात है कि अगर उनको स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना ही था तो आज संसद का सत्र शुरू हुआ है, इसके पहले भी दे सकते थे। तो जाहिर है कि क्योंकि इनकी मार्च में एक शायद दिल की एक बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया था एम्स में, शायद मार्च का ही महीना आया था, मैं भूल रहा हूँ, अगर तो सुधारेंगे आप। तो उस समय मतलब तब से इनको पता होगा और डॉक्टरों ने तभी सुझाव दिया होगा। तो जाहिर है कि और उसके बाद बजट सत्र भी पूरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब क्या वजह रही है अभी तो तस्वीर साफ खुल करके सामने नहीं आई है। लेकिन ये है कि एक चर्चाओं का एक बाजार गर्म होगा कि आखिर क्या वजह है कि सत्र की शुरुआत होती है मानसून सत्र की, और सत्र के शुरुआत के दिन को काम काज संभालते हैं और उसी दिन रात को इस्तीफा दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक चर्चाओं की बात तो गर्म होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मामले को भी टूल देने की कोशिश करेगा क्योंकि संसद चल रही है। तो इस पर विपक्ष का जो आप अभी तक तो आप देखेंगे कि बिहार में जो SIR हो रहा है, जो गहन स्पेशल पुनरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर के वो है। और बाकी अभी तो सर पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा होनी है, और हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी उमेश जी अभी जुड़ी हुई थी, वो यही कह रही थी कि राज्यसभा में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है अब ऐसे में कहीं ना कहीं हैंडल कर पाना। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी चीजों को हैंडल करते थे, उनकी जो मुस्कुराहट चेहरे पर रहती थी वो थोड़ी मुश्किलात को थोड़ी बहुत आसान जरूर कर देती थी। लेकिन सर ये भी बताइए कि आज क्योंकि पहला दिन था, आपने भी जिक्र किया, कल दूसरा ही दिन है, तो ऐसे में फौरी तौर पर ओवरनाइट तो कोई एक्टिंग चेयरमैन मतलब तो मुश्किल लगता है। एक्टिंग चेयरमैन क्या फौरन किसी को नियुक्त कर दिया जाएगा एक्सेप्टेंस के बाद? नियुक्त करने की बात नहीं है, वो तो एक कार्यवाहक को शपथ दिलानी पड़ेगी। भारत में तो शपथ की प्रक्रिया है, नियुक्ति नहीं होती है। तो वो तो राष्ट्रपति फैसला लेंगे कि क्या करना है, कब करना है। लेकिन ये है कि जहाँ तक सत्र चलाने की बात है तो हरिवंश अनुभवी हो चुके हैं, वो तो बल्कि इससे ज्यादा उनका अनुभव हो चुका है सत्र हाउस चलाने का, वो सत्र चला सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा, कल विपक्ष ये सवाल उठाएगा कि हमारे उपराष्ट्रपति ने, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन ने क्यों इस्तीफा दिया। तो कल संसद के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। तो थोड़ी सी तो सरकार के सामने मुश्किल भी होगी, सरकार भी तैयारी कर रही होगी। लेकिन जहाँ तक उमेश जी इसकी संभावना कितनी देखते हैं कि अभी मॉनसून सत्र के लिए ये कहा जाए जगदीप धनखड़ जी से कि वो अपनी जिम्मेदारी को संभाल लें? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है और प्रधानमंत्री से उनका जैसा रिश्ता रहा है
क्योंकि आप जानती हैं कि ये समाजवादी बैकग्राउंड से आते थे और पहली बार इनको चंद्रशेखर ने अपनी सरकार में 1990 में उप मंत्री बनाया था। अब तो उप मंत्री होते भी नहीं है, तो फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी में एक दशक से ज्यादा वक्त से, बल्कि और ज्यादा वक्त से हैं और प्रधानमंत्री का इन पर भरोसा था, इसीलिए इनको उपराष्ट्रपति जैसा जो नंबर 2 का पद है इस भारत का, उसको संभालने का मौका मिला, दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको मनाने की कोशिश होगी और उनसे कहा जाएगा कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ बिना दिलाए उपराष्ट्रपति के रूप में चीफ जस्टिस काम नहीं कर सकते। भारत में शपथ की व्यवस्था है, नियुक्ति नहीं होती है, ये कोई कार्यपालिका की नियुक्ति नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी। जी पर सर जो प्रक्रिया रहती है, उमेश जी अगर आपके पास समय तो रहेगा, रामकृपाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सर, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे उमेश चतुर्वेदी जी से भी कि अचानक से आया हुआ जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है और अचानक से ही, क्योंकि आज ही मानसून सत्र शुरू हुआ है, तो किस तरीके से कल का दिन हम देखें होने वाला है, या जगदीप धनखड़ जी से इस बात की रिक्वेस्ट की जा सकती है कि अभी जब तक मानसून सत्र चल रहा है तब तक अपनी जिम्मेदारियों को वो कंटिन्यू करें? निश्चित तौर पर ये जो खबर आई है बिल्कुल आश्चर्यजनक खबर है, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने लेटर में लिखा हुआ है, मुझे इसमें लगता है कि स्वास्थ्य वाला एंगल हो सकता है। हालांकि अभी देखिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बस एक बात तो है कि जगदीप धनखड़ जी का जो कार्यकाल रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी रहा है और भारत के मतलब राष्ट्रीय हितों के को एक तरह से उन्होंने सर्वोपर रखा और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के साथ अपने रिश्तों को बताया है, मुझे अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गहरी राजनीति होगी या कुछ होगा और मुझे ये भी नहीं लगता कि उनको फोर्स किया गया होगा ऐसा करें, क्योंकि स्वास्थ्य वाला जो कारण है वो मुझे लगता है कि वो हो सकता है, उनकी तबीयत किसी इस तरह की हो तो जाहिर सी बात है। लेकिन अभी चूंकि चीजें इतनी जल्दी आया है कि कोई कुछ भी अभी इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल बहुत कुछ अभी बिल्कुल रामकृपाल सर अभी इस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण या एनालिसिस जैसी स्थिति बन नहीं पा रही है, लेकिन उनका जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लीगल बैकग्राउंड भी उनका है और ऐसे में पूरा उनकी जो समझ है संवैधानिक मुद्दों पर जो उनकी समझ है उसका एक बड़ा रोल प्ले रहा है। जब जब सदन में चर्चा होती थी, जब जब कुछ ऐसे मुद्दे, तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा हेल्पफुल रहता है। और जो मुझे एक भरोसा है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी से या लीडरशिप से उनकी कोई अनबन रही हो या कोई परेशानी रही हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ना ऐसा कभी कुछ था। तो जाहिर सी बात है कि उनके, मैं तो अभी यही मानूंगा कि स्वास्थ्य कारण होंगे और वो स्वस्थ हो रहें, चाहे वो जैसे भी चाहे पद पर रहें न रहें, मैं उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, वो पूरी तरह स्वस्थ रहें और वो जब भी उनसे कोई सलाह ली जाएगी सारी चीजों के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे कहा, जो भारत के बारे में उन्होंने कहा है कि इसका उज्जवल भविष्य है, सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव उनकी तरफ से चीजें आई हैं। तो मैं इसको एक, मुझे जरूर इस बात का है कि एक इतने जाने माने, इतने जो नियम कानून संविधान के पारखी और आजकल जो कुछ कड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के थोड़ा सा विवाद चल रहा था, उन पे स्टैंड उनका बहुत साफ और क्लियर था। तो मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि देखिए देश और राष्ट्र और काल चलता रहता है, बिल्कुल सर, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके बहुमूल्य योगदान जो उनका भुलाया नहीं जा सकता और मुझे लगता है कि आगे भी वो अपना योगदान देते रहेंगे, चाहे जिस पद पर रहें। सर, एक्टिंग चेयरमैन का भी मैं जिक्र कर रही थी, हमारे साथ जो दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट थे चतुर्वेदी जी, एक्टिंग चेयरमैन की व्यवस्था भले ही कर ली जाए, लेकिन इसके बाद अगर फिर चुनाव की तरफ बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसका चुनाव होता है, तो वो तो राष्ट्रपति जैसी ही पूरी की पूरी प्रक्रिया रहती है सर। हाँ बिल्कुल, होना तो होती तो वही है, उपराष्ट्रपति का भी तो मतलब मीन्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
ये दोनों बड़े संवैधानिक ये पद हैं और निश्चित तौर पर होगा, और जो भी आएगा सरकार उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी, जो भी उचित होगा वो देखा जाएगा। काफी समय से कुछ वो चल, अब चूंकि मैं इस समय कुछ भी कहना मुझे लगता है वो होगा, लेकिन अभी जैसे बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है, राज्यों के अध्यक्ष चुने जाने हैं, और शायद मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की भी बात तो हो रही होगी है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं। लेकिन अभी चूंकि प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को विदेश जा रहे हैं और 26 के बाद लौटेंगे। लेकिन आपको लगता है रामकृपाल सर कि इसका एक मुमकिन है कि अनुमान हो, क्योंकि अभी मार्च में ही उनको दिल संबंधित दिक्कत की वजह से एम्स में भर्ती भी कराया गया था, और उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें कंप्लीट रेस्ट कहा गया था, जिस दौरान खुद प्रधानमंत्री से लेके बाकी कैबिनेट के लोगों ने उनका हालचाल लिया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। तो मुमकिन आपको लगता है कि एक अंदाजा होगा कि शायद ये फैसला ले सकते हैं जगदीप? देखिए वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेकर के, और उन्होंने निश्चित तौर पर अपनी स्थिति, जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है उसके भीतर जो वहाँ के लोग हैं उनको ये बात पता होगी, और जाहिर सी बात है कि आपस में बातचीत करके ये फैसला किया गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे लिए ये, या जनता, आम जनता के लिए तो एक चौंकाने वाला है, लेकिन जैसा मुझे भी अभी लग रहा है कि इसमें स्वास्थ्य का ही कारण है, इसमें किसी तरह की राजनीति और ये सब ढूंढना मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। कुछ स्पेसिफिकली, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं रामकृपाल सर, वैसा ही मैं भी पत्रकार के तौर पर मानती हूँ कि बहुत जल्द इसमें कुछ इस तरीके की चीजें बिटवीन द लाइंस देखना या समझना बहुत जल्दबाजी होगी, और शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि सीधे सीधे स्वास्थ्य का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है इस रेजिग्नेशन लेटर में। लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल के दौरान उनकी तरफ से दिए गए कुछ बयानों के, या जो आपको लगा हो कि जगदीप धनखड़ ने जिन एपिसोड्स को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया हो, जिनका आप जिक्र करना चाहें, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हो? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, वो एक तो ये है कि कानून के बहुत अच्छे जानकार रहे। जब वो बंगाल के गवर्नर रहे तब भी वहां पे एक कंट्रोवर्सी उनको लेके उठती रही, लेकिन उनके पूरे कैरियर में एक चीज तो रही कि वो राष्ट्रीय हित उनके लिए सर्वोपरि था, और ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी स्वार्थ बस या कहीं कुछ अपना कोई ये चीज है। उनका एक बहुत ही नीट एंड क्लीन उनका रहा है, जो उनकी पर्सनालिटी रही है बहुत ही मतलब सराहनीय रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई साजिश ढूंढना या कोई अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी अनबन, ये सब मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से उनको गवर्नर के बाद लाए गए, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप नहीं है, फैसला किया होगा उपराष्ट्रपति नहीं। और अभी भी याद करिए आप रामकृपाल सर, अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, उत्तराखंड में जब कार्यक्रम में मौजूद थे 25 तारीख को, 25 जून को धनखड़ जी कार्यक्रम में मौजूद थे, तो अचानक से फिर उनकी तबीयत बिगड़ी थी और फिर नैनीताल राजभवन उन्हें ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप, फिर वो जब बाहर आए वहां से, तो कैसे कंधे पर, वहां के जो पूर्व सांसद है महेंद्र सिंह पाल, उनके कंधे पर हाथ रखकर आए, और फिर उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो मतलब होता है, भगवान करे वो स्वस्थ रहें अच्छी तरह से, लेकिन निश्चित तौर पर स्वास्थ्य ही कारण होगा। और जो आप कह रही थी, मुझे एक चीज याद है कि उन्होंने अपने पद की गरिमा से कभी समझौता नहीं किया और उसको अक्षुण्ण रखा। आपको याद होगा कि ये कई ऐसे मौके आए जब बाहर जाकर के उनके नाम पे मिमिक्री की गई, कुछ भी हुआ, तब भी उनमें ये हमेशा रहा कि सबके प्रति, आज उन्होंने उसमें भी लिखा है कि सभी सांसदों का प्यार मिला। यानी वो आलोचना या छोटी चीजें दुखी तो होते थे, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से थोड़ा सा दुख चोट पहुंचना, दुख होना, दुखी होना और नाराज होने का फर्क है। वो नाराज नहीं होते थे, और उन्होंने जिस तरह से पूरा संचालित किया दोनों पक्षों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, पूरी, मैं कहता हूं कि पूरी ईमानदारी से और उस पद की गरिमा को रखते हुए उन्होंने अपना बखूबी निभाया है।
इसके वो तो जितना भी उनकी प्रशंसा की जाए, साधुवाद दिया जाए, उनका बहुत बड़ा राष्ट्रीय हितों के प्रति उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा उनके राजनीतिक सफर पर आपके जरिए मैं रामकृपाल से चलना चाहूंगी, क्योंकि आपका भी पत्रकारिता में एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और किस तरीके से राजनीतिक जीवन में उन्होंने पदार्पण किया, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे झुंझुनू से कैसे वो जीतते रहे। मैं चाहूंगी उनका भी जरा जिक्र करेंगे आप। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत डिटेल में नहीं, हाँ। एक किसान परिवार से रहे और जिस तरह से आगे बढ़े, वो वकील बने, वकालत की, और उसके बाद फिर वो राजनीति में आए, वहाँ धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते गए। तो मेरा ये कहना है कि वो वैसे ही है, जमीन से जुड़े हुए एक आदमी जिसको कहते हैं ना किसान, उन्होंने किसान का जीवन भी देखा है, एक ग्रामीण परिवेश से निकले और पढ़ाई की, एक अच्छी जगह पे गए, वकील बने, प्रैक्टिस की, और धीरे धीरे वो आज इसने उस पद पर वो पहुंचे। तो निश्चित तौर पर इसमें उनकी लगन, परिश्रम और उनकी विद्वता और वसूलों पर अडिग रहने वाले, झुकने वाले नहीं, जो दिल में है वही साफ बात कहने वाले, तो उस तरह के आदमी थे। विनम्रता भी थी, लेकिन अपनी चीजों पर बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि कायम रहना, वसूलों के पक्के हैं धनखड़ जी। भगवान करे कि उनकी उम्र बढ़े, वो जल्दी स्वस्थ हों, तो मैं तो यही कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक सवाल जो बार बार रामकृपाल सर घूम के आ रहा है वो ये कि अगर इस्तीफा उनकी तरफ से आना ही था तो आज पहला दिन मॉनसून सत्र का शुरू हुआ और फिर अभी थोड़ी देर पहले वो इस्तीफा आया। ऐसे में कुड इट हैव बीन स्मूथ, मतलब पहले भी उनकी तरफ से इस्तीफा आ सकता था संभवतः, तो शायद एक होता कि आप प्रिपेयर्ड हैं मेंटली कि उनकी तरफ से रेजिग्नेशन आना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, जैसे स्वास्थ्य है, अब इसमें कोई स्पेकुलेशन अगर वो 2 दिन पहले दे देते, 3 दिन पहले दे देते, तो ये कई बार है कि देखिए समय अपने हिसाब से चलता रहता है, जीवन चलता रहता है, सारी चीजें होती हैं। अब कल तक मान लीजिए क्या था, अब डॉक्टर, चूंकि ये मेडिकल हमें कुछ पता नहीं है, हो सकता है उनका ये प्रेशर झेलने के, मतलब इस ऐसी स्थिति रही जैसा आपने बताया उत्तराखंड में जो हुआ था जी सर, तो स्वास्थ्य कारण कुछ रहा होगा। अब उनका है, चूंकि ये सब निजी बातें हैं, धीरे धीरे वो आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई वो पॉलिटिकल वो ढूंढना, क्या हो रहा है, अटकलबाजी करना, मुझे लगता है अभी उचित नहीं होगा। बिल्कुल 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 ठीक बात है सर। अगर आपके पास समय और रामकृपाल सर आप साथ में जुड़े रहिएगा, और साथ ही अदिति भी इस वक्त लाइव मेरे साथ आ चुकी हैं। अदिति, मुमकिन है आपकी अगर संभवतः बात हो पाई हो जगदीप धनखड़ जी के ऑफिस में, उनकी तरफ से जो इस्तीफा सामने आया, अब किस तरीके से चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र चल ही रहा है और अभी वरिष्ठ पत्रकारों से हमने चर्चा की, जैसे अभी नैनीताल में उत्तराखंड जब वो मौजूद थे वहां पर हमने देखा कि उन्हें स्वास्थ्य की समस्या हुई, फिर उससे पहले मार्च के महीने में एम्स में वो एडमिट हुए थे, तो लगातार उनको कुछ हेल्थ इश्यूज तो थे ही। ऑफिस में बात की तो सभी लोगों का यही मानना था कि लंबे समय से परिवार का भी उन पे प्रेशर था कि आप इस तरह के स्ट्रेस को मत रखिए, और ये कहा गया था कि कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रेस होने के लिए उनको कहीं बाहर रहने या परिवार के साथ रहने के लिए कहा गया था। लेकिन एक लाजमी सा सवाल इसलिए उठता है कि अगर ऐसा था तो फिर ये सत्र शुरू, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे अपनी भाषा में, अपनी कार्यशैली में, और हाईली जिसे बोलते हैं कि एक कानूनी उस पूरे चीजों को समझते थे। आपने उनकी भाषा, बात करने के तरीके को देखा होगा, तो जाहिर तौर पर उसमें उनकी आपको इन्फ्लुएंस दिखता होगा। लेकिन डिसिप्लिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब वो अपना डेली रूटीन भी बताते थे तो इसी तरह से कि एक रूटीन को फॉलो करते थे। इतने डिसिप्लिन व्यक्ति के लिए अनचूक ऐसे इस्तीफा दे देना, वो अपने काम में भी उतने ही डिसिप्लिन थे। तो सवाल ये उठता है, हालांकि हमने उनके ऑफिस में बात की, उन सभी का ये मानना था कि हेल्थ बता के नहीं आती, जैसे अभी हम अपने एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे थे, उनका भी यही मानना था। लेकिन जाहिर तौर पे इसके पीछे बस इतना ही नहीं है, इसके पीछे बाकी बहुत कुछ है। अब सवाल ये है कि कल सुबह सत्र जब शुरू होगा
तो क्या नजारा देखने को मिलेगा। आज उस समय जब सत्र में हंगामा चल रहा था, एडजर्न हो रही थी, उस समय मैं खुद लोकसभा राज्यसभा के कॉरिडोर में मौजूद थी और वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से चाहे फिर ऑपरेशन सिंदूर के बयानबाजी को लेकर क्या चीजें चल रही होंगी, लेकिन कुछ जो उनके करीबी लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन के जो स्पीचेस हैं या पिछले 4 बार की उनकी संसद के अलावा जो स्पीचेस हैं, अगर उसको कहीं ना कहीं ध्यान से समझा जाए, सुना जाए, अगर किसी ने सुना है तो ये समझ आएगा कि वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ऐसा मुझे अभी अभी कहा गया जब मैंने उनके आसपास के लोग जो उनके फैसले को इन्फ्लुएंस करते हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, पिछले पुराने 4 स्पीचेस को उठा के देखिए। अब सवाल पर घूम फिर कर यही है कि जाहिर तौर पर जब बात हेल्थ इश्यूज की आती है तो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये जगदीप धनखड़ थे, ये किसान समाज से आते हैं, जाट नेता थे और कांग्रेस से भी ताल्लुक रखते थे, एक लंबा उनका राजनीतिक सफर है, उनका खुद का एक करियर है और ऐसे में वो अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध थे। और हम तो जाहिर तौर पे, मैं राजस्थान से आती हूँ तो इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करती ही थी कि अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ही राजस्थान के व्यक्ति हैं जो उसको सुचारू संचालन कर रहे हैं। अब संचालन को लेकर इसकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है, इसको देखा जाएगा और आज रात तब भी देखा जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल उठेंगे और ये सवाल आप और हम तो आज कर ही रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे ये प्लान किया गया था कि मकर द्वार पे वॉकआउट किया जाएगा, मकर द्वार पे विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तमाम और मुद्दों को लेकर। और ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा की ये तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं अभी अपडेट आएगा कि कल सुबह की तस्वीर क्या होगी, लेकिन फिलहाल विपक्ष ये जरूर सवाल उठाएगा और उस विपक्ष में भी जयराम रमेश, क्योंकि वो राज्यसभा बैठते हैं और वो बॉडी लैंग्वेज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से शाम 6 बजे बात की थी ऑफ रिकॉर्ड, तब वहां पर जयराम रमेश इस बात का इंडिकेशन दे रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें बयान से और तमाम तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। तो विपक्ष इस सवाल जरूर उठाएगा कि सरकार क्या कर रही है। जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए बैठे बैठे बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं कि देश की 4 बड़ी पोस्ट, उसमें पहले अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद प्रधानमंत्री से भी ऊपर, जब आप कभी कार्यप्रणाली प्रोसेस को देखेंगे हाउस के, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये इस्तीफा देना, अक्सर ऐसी बातें होती हैं जाहिर तौर पे जब ये होता है कि इस्तीफा को टाल दिया जाएगा या ये सत्र खत्म होने के बाद दे दिया जाएगा क्योंकि काम चल रहा है। और ये जो पूरी पॉलिटिक्स है वो परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। जब हम बात परसेप्शन की, मैसेजिंग की पॉलिटिक्स की करते हैं तो हम कई ऐसे फैसले इससे टाल दिया करते हैं कि विपक्ष को या देश भर में मैसेज एक अलग तरीके का जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। अगर स्वास्थ्य के कारण भी हैं और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इशू हो गया कि जिसकी वजह से अस्पताल जाना पड़ा, इसलिए वो कल से अब नहीं आएंगे, इसलिए अब इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पे ये सवाल है और मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रही हूँ पूर्णिमा, क्योंकि जब कल सुबह फिर हम 10 बजे पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो वहां पर यही चर्चा कल हमको देखने को मिलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन से समझने की कोशिश होगी कि आखिर वो क्या वजह थी कि सत्र के चलने के दौरान जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे, अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध थे। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए ये सवाल बहुत लाजमी होगा। अभी रिसेंटली जयपुर में ही स्नेह मिलन समारोह अदिति आयोजित था, उसमें जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि दुश्मन सीमा पार हो सकता है लेकिन देश में नहीं। उन्होंने लोकतंत्र का भी जिक्र किया था, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, एक दूसरे के आप दुश्मन नहीं हो सकते, ये भी बातें थी। और ऐसे उनके बहुत सारे स्टेटमेंट रहे हैं जो बहुत बोल्ड, टू द पॉइंट, बिना किसी मिलावट के उन्होंने सामने रखे हैं। लेकिन अब घूम फिर के फिर सवाल यही आता है कि इसमें संभावनाएं क्या नजर आती हैं। एक, कल से क्या हम एक्टिंग चेयरमैन देखेंगे कुर्सी पर, या फिर इस बात की भी संभावना है, जो मैंने बाकी 2 पत्रकारों से भी पूछा, कि जगदीप धनखड़ से ये रिक्वेस्ट की जाए कि इस मॉनसून सत्र के लिए वो इस जिम्मेदारी को कंटिन्यू करें, फिर आगे फिर प्रोसेस रहेगा जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का, और या फिर कोई एक्टिंग चेयरमैन। जाहिर तौर पे अब ये कल का सूरज जो है वो बताएगा कि किस तरह की स्थिति है। अगर उनको एक्टिंग अभी कहा जाता है कि आप कंटिन्यू करें जब तक ये सत्र होता है, यानी कि अगली 20 सिटिंग और, तो लगभग 1 महीना, तो जाहिर तौर पे ये एक ऑप्शन है जिसका आपने जिक्र किया।
दूसरा ऑप्शन ये है कि कौन एक्टिंग चेयरमैन होगा, लेकिन कोई भी नहीं हो सकता उसमें। जैसे हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं और अभी कुछ इस तरह से क्लैरिटी, अलग चीजें यही है कि किस तरीके से जो प्रोसेस होता है उसमें जो उपराष्ट्रपति के अंदर में जो चेयरमैन है वो आएंगे या किस तरह की स्थिति। और यहाँ तक कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चेयर कर सकती हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये भी दिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज हैं वो इसको करेंगे। तो अब ये इस समय जब आप बात कर रहे हैं, सरकार इसको लेकर फैसला कर रही होगी। अब सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ने किस परिस्थिति में इस्तीफा दिया, क्या वो अगले 20 दिन और सुचारू रूप से सदन को चलाने की उसमें माइंडसेट में है या नहीं है। साथ ही देखिए, जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल वो 2027 तक का था, फिलहाल उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और इस तरीके से जगदीप धनखड़ तीसरे वो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति रहे उनका समय निधन था, जो दूसरे उपराष्ट्रपति रहे क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इस वजह से उनकी तरफ से इस्तीफा आया था। और ऐसे में जगदीप धनखड़ की तरफ से जो इस्तीफा आया वो उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से आया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने रिजिग्नेशन लेटर, इस्तीफे के पत्र में भी उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से लेके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन साथ ही जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव की भी प्रक्रिया रहती है। लेकिन चूंकि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान, यानी कि ठीक पहले ही दिन जब मॉनसून सत्र का रहा है, उनकी तरफ से ये इस्तीफा आना, अब कल किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है सदन की ये भी देखना होगा। और जिससे पहले मैं जब जिक्र कर रही थी कि पहले जो उपराष्ट्रपति थे जिनकी तरफ से अपना कार्यकाल पूरा नहीं हुआ वो कृष्णकांत रहे, जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो वराहगिरी, वेंकटगिरी, वीवी गिरी रहे थे और फिर उसके बाद अब जगदीप धनखड़, और ये उनकी तरफ से दिया गया फिलहाल इस्तीफा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने जो अपना त्यागपत्र दिया है उसमें उन्होंने सेहत को प्राथमिकता देने की बात कही है और साथ ही जो डॉक्टर की सलाह है उसको मानते हुए अपने पद से इस्तीफे देने की बात को उन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही राष्ट्रपति के प्रति उन्होंने गहरी कृतज्ञता को प्रकट किया, कैसे उनका समर्थन अडिग रहा, उनके साथ कार्यकाल जो था वो शांतिपूर्ण और बेहतरीन तरीके से रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से जो मुझे स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वो इस मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा और मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा है। और मेरे लिए सौभाग्य, संतोष की बात रही कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी दी है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात है। और आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियां और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास भी है। गहरी श्रद्धा, आभार के साथ जगदीप धनखड़ की तरफ से ये इस्तीफा दिया गया है और साथ ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये लेटर उनकी तरफ से सामने आया। और इसी बीच में कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया आई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, आपको वो भी सुनवा देते हैं। Well, first of all, I wish him the best of health because I am, in a sense, saddened because I have a very good relationship with him. In fact, I know Dhankar Saab for what, 30, 40 years. We were paired with each other, we were paired against each other in matters. And we have a bonhomie between us that is quite unique. And I always respected him and he always respected me. In fact, he has been to some family occasions of ours. So I am saddened and I hope that he is healthy and he has a long, long life and I wish him well. तो आपने कपिल सिब्बल को सुना, उनकी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी गई और साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना उनकी तरफ से की गई है। लेकिन तत्काल प्रभाव से, इफेक्टिव इमीडिएटली, ये इस्तीफे में उनके त्यागपत्र में लिखा गया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद का आभार उनकी तरफ से व्यक्त किया गया है। देखिए, किसान परिवार से आने वाले जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के हैं। एनडीए में उनका सिलेक्शन हुआ लेकिन फिर वो वहाँ नहीं गए, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर
LLB की पढ़ाई की, जयपुर में ही उन्होंने वकालत की शुरुआत की, बंगाल के राज्यपाल के तौर पर वो अपनी भूमिका निभा चुके हैं और साथ ही रामनाथ कोविंद ने लगभग 2019 को, जुलाई के महीने में 2019 को उन्हें बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था और फिर उसके बाद 89 से 91 तक वो झुंझुनू से लोकसभा के सांसद भी रहे और 89 से 91 तक जहां पर VP सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी उनकी तरफ से निभाई गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2022 में जब उनकी तरफ से शपथ ग्रहण की गई थी और 2025 में उनकी तरफ से जो इस्तीफा आया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। इससे पहले भी जब वो मौजूद रहे थे कार्यक्रम में उत्तराखंड में, तब भी उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और इससे पहले मार्च के महीने में भी उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया था और उस वक्त भी उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब जो उनकी तरफ से इस्तीफा आया है वो भी उनके हेल्थ रीजंस की वजह से ही, अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात उन्होंने की है। और ऐसे में अभी एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के बीच में उनकी तरफ से ये इस्तीफा दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की उनकी वजह बताया गया है और डॉक्टर्स की सलाह पर पद छोड़ रहा हूं, ये भी उन्होंने लिखा है। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया है ये इस्तीफा, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है और साथ ही जो चिकित्सीय सलाह उन्हें मिली है, जो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है, उससे वो तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहे हैं। ये भी उन्होंने अपने इस त्यागपत्र में लिखा है। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया इस्तीफा और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, इस बात का भी जिक्र है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, हम पत्रकार चर्चा ही कर रहे हैं इस बात की और इस तरीके से मिड टर्म इस्तीफा दे देने वाले जगदीप धनखड़ जी हमारे सामने हैं और स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। पिछले 2-3 बार ऐसा हुआ कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हमने भी देखी, जिसके बाद जाहिर है कि डॉक्टर्स भी चाहते थे और परिवार भी कि अब वो थोड़ा सा आराम करें और हेल्थ कंसर्न्स उनके लिए प्रायोरिटी पर रहें। लेकिन उनका मौजूद ना होना इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर कैसे आप देखते हैं? अनम्यूट कर लेंगे अवधेश जी, अनम्यूट कर लेंगे सर। 4:20 तक उन्होंने आज जो है राज्यसभा का संचालन किया और 9:20 पर इस्तीफा दिया। तो ये तो बिल्कुल एक अस्वाभाविक परिघटना है कि भारत के इतिहास में कभी भी किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर बीच में कोई समस्या थी, स्वास्थ्य कारण था, तो पहले भी दे सकते थे। मानसून सत्र के शुरू होने के दिन में संसद का संचालन करते हुए, क्योंकि लोकसभा तो नहीं चला लेकिन राज्यसभा में कुछ कामकाज हुआ है और उनके वक्तव्य दिखाई दे रहे हैं उसके। हालांकि आज वो अपने स्वभाव के विपरीत ज्यादा माइल्ड थे, ज्यादा नरम थे, बहुत धीमे बोल रहे थे। अन्यथा विपक्ष के वॉकआउट करने के, विपक्ष के जवाब पर वो हमेशा आक्रामक शैली में बात करते थे और जिसको बोलते हैं कई ऐसे उत्तर देते थे जो विपक्ष को नागवार गुजरता था और उसके परिणाम हुए कि इन पर महाभियोग, इन पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी हो गई। कुछ सांसदों के उस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे। तो इसलिए अभी तक मेरी समझ में कोई बड़े कारण इसके आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझाऊं कि अभी तक सरकार के अंदर से कोई बड़े मतभेद उभरेंगे, इसका शायद कोई कारण अभी तक नहीं है जब तक कि सामने नहीं आ जाता है। जो भी कारण अभी दिए जा रहे हैं, ये बात सही है कि वो पहले एम्स में एडमिट हुए थे अपने हार्ट को लेकर और बीच में स्वास्थ्य की बात उन्होंने कई बार लोगों से की थी, लेकिन ये स्वास्थ्य के कारणों से अचानक इस्तीफा दे देना उपराष्ट्रपति का, वो भी ऐसे समय जब विपक्ष सरकार के विरुद्ध हर तरह से मोर्चाबंदी को करने को तैयार है, अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ट्रंप के मुद्दे हो, पहलगाम के आतंकवादियों की दृष्टि से हो, सिक्योरिटी फेलियर का आरोप हो, जो वोटर लिस्ट बिहार के जो स्पेशल रिवीजन की बात है उसको लेकर के चारों तरफ से विपक्ष घेरने की स्थिति में है। उसमें उपराष्ट्रपति जो कि सदन को संभालते थे राज्यसभा का, उनका इस्तीफा देना तो एक प्रकार से इस संघर्ष में सदन को बीच में छोड़कर जाना है और वो इसलिए ये बहुत असामान्य घटना है।
क्योंकि अभी तक की स्थिति में जितनी इनको स्वतंत्रता है एक उपराष्ट्रपति के रूप में का जो कुछ इनको मिला है, क्योंकि ये जो इनको भवन भी है, पहले उपराष्ट्रपतियों का इस प्रकार के भवन नहीं मिल रहे थे। ये तो जो नए सिरे से चीजें निर्मित हुई है वो था। उपराष्ट्रपति आवास में हम लोग जाते रहते थे, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड पर जो विज्ञान भवन है उसके आगे हुआ करता था सामान्य साहब। तो इसलिए ये जरा हमको इसको कारणों की ओर जाना पड़ेगा। जो भी अभी कारण बताए जा रहे हैं सारे के सारे अटकल अनुमान पर आधारित है। इस समय ऐसी कोई विस्फोटक स्थिति सरकार के अंदर नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने स्वयं जो कुछ वक्तव्य दिया है संसद के सत्र के आरंभ होने के पर, उसमें एक आत्मविश्वास था। अलग अलग भारत के सकारात्मक पहलुओं की उन्होंने चर्चा की है और उस चर्चा के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई संकट है। तो ये जानना पड़ेगा कि वाकई हेल्थ में ऐसा क्या संकट हो गया कि दिन में सभा का संचालन कर रहा हो व्यक्ति और 5 घंटे बाद उसका इस्तीफा आ जाता है और पूरे देश में सनसनाहट फैल जाती है। मैं तो रास्ते में था, कहीं आ रहा था, अभी भी जहां से मैं डिबेट करता हूं बैठता हूं, वहां से अलग आके मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि अचानक रास्ते में मेरे को फोन आया, चारों तरफ से फोन आने शुरू हो गए। तो अभी मैंने भी जरा बातचीत करके, मेरे पास समय भी नहीं मिला कि किसी से बातचीत करके समझने की कोशिश करूं। लेकिन साथ ही अवधेश सर, एक और बड़ी बात, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेमों से अगर मैं देखूं तो सरकार के खेमे से, बीजेपी के खेमे से इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जा रहा होगा और विपक्ष के खेमे से इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जा रहा होगा? देखिए, बीजेपी के खेमे से दो बातें होती है। एक तो लीडरशिप है जो सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हो गए, अध्यक्ष हो गए, उनके देखने की दृष्टि, आम सांसद, आम कार्यकर्ता की दृष्टि, इनके बारे में शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है इस पर मैं नहीं बता सकूंगा। लेकिन नीचे स्तर के लोगों को कुछ बार तो लगता था कि विपक्ष को ये ठीक से विपक्ष को संभालते हैं, कई बार आवश्यकता पड़ने पर अटैक करते हैं, क्योंकि इतना एग्रेसिव उपराष्ट्रपति मैंने कभी देखा नहीं था। हामिद अंसारी भी थे लेकिन वो दूसरे तरीके से करते थे। तो कई बार लगता था कि भाई विपक्ष जो कर रहा है वो विपक्ष को इस ढंग से हेडमास्टर की तरह इनको संचालन नहीं करना चाहिए। मैंने ये प्रतिक्रिया सुनी थी लोगों से। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की ओर से अगर कोई बात होती, जो प्रधानमंत्री का स्वभाव है, वो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति से जाके बातचीत कर सकते थे। हामिद अंसारी ने अपने मेमोयर में लिखा है कि एक बार प्रधानमंत्री हमारे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि आप जो बार बार सदन को स्थगित करते हैं उससे सरकार को कामकाज में दिक्कत आ रही है, हमारे बिल पास नहीं हो रहे हैं, सदन को चलाने की कोशिश करिए, सदन को। अवधेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, फौरन लौट रही हूँ समय, मुझे कुछ सेकंड्स का वक्त दीजिएगा। एक बहुत शॉर्ट ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। यही बड़ी खबर बताते हुए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा सामने आया है और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर।